गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया के वेग। अभिक्रिया के वेग, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभिक्रिया के वेग क्या है? तो कह रहा है ये कि जो हमारा अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन है, उस अभिक्रिया में जो हमारे अभिकारक हैं और प्रतिफल है, अभिकारक या प्रतिफल, उनके जो सांद्रण है वो सांद्रण क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। उसके सांद्रण क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। लेकिन कब? एक हमारा समय अंतराल के बाद। जाहिर सी बात है कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक गिलास पानी है, अगर भरा हुआ है, वो रखा हुआ है कुछ समय पे, अब किसी को प्यास लगी तो वो आकर उस गिलास का पानी पी लेता है। तो आधा अगर गिलास पानी पीता है, आधा छोड़ देता है, तो कुछ समय के बाद वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि उसके वाटर जो है, मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया? कम हो गया। पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग में कि हमारा जो अभिकारक और प्रतिफल है, अभिकारक या प्रतिफल, इनके जो सांद्रण है वो क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे, मतलब बदल जाएंगे। कैसे? हमारे दिए हुए समय के अनुसार, मतलब हमारा जो समय लगेगा या वो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया के वेग। तो अभिक्रिया के वेग में होता ये है कि जो हमारा अभिकारक है या प्रतिफल है, उन दोनों में से किसी का भी जो सांद्रण है वो समय के अनुसार या समय के साथ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया के वेग। क्लियर है? तो लिखिए, इसको नोट कीजिए। दिए गए समय अंतराल पर, दिए गए समय अंतराल में, दिए गए समय अंतराल में अभिकारक या प्रतिफल, अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण, प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन, में परिवर्तन अभिक्रिया के वेग कहलाते हैं। अभिक्रिया के वेग कहलाते हैं। एक बार फिर से, दिए गए समय अंतराल में, दिए गए समय अंतराल में अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया के वेग कहलाते हैं। क्लियर है? तो ये कह रहा है कि हमारा जो अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, अभिक्रिया मान लीजिए ए से बी बना लेता है। तो अभिक्रिया क्या है ना, ए हमारा कुछ और था पहले, लेकिन बी बना दिया। तो अभिक्रिया के दिए गए समय अंतराल में, तो प्रतिकारक या बल्कि अभिकारक या प्रतिफल, अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन। तो मान लेते हैं कि हम T1 टाइम पे इसका सांद्रण जो था वो C0 था। क्या था? C0 था। अब T2 टाइम पे इसका क्या हो गया? C हो गया। तो यहाँ पे इसका जो सांद्रण है वो क्या हुआ? बदला है, परिवर्तित हुआ है ना। अब इसके जगह पे कोई भी वैल्यू भी हम लोग ले सकते हैं, 5, 10, 15 जो भी है। तो वैसे हम लोग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो समय के अंतराल पे ही ना बदल रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया के वेग। क्लियर है? तो अभिक्रिया के वेग क्या है हमारे? कि दिए गए समय अंतराल में अभिकारक को या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया के वेग कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब जो अभिक्रिया के वेग है उसको हम लोग दर्शाते हैं, मतलब इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसको डिनोशन हम लोग किससे करते हैं? हम लोग स्मॉल आर से। स्मॉल आर से क्या किया जाता है? इसे स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। क्लियर? इसी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अभिक्रिया के वेग को स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। नोट कर लीजिएगा। और देखिए,
जो हमारा ये अभिक्रिया के वेग है इसका यूनिट भी होता है, मात्रक भी होता है। तो क्या होता है मात्रक? देखिए बात क्या कर रहा है कि कंसंट्रेशन का परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन का परिवर्तन, लेकिन कब? समय के अंतराल में। तो समय भी आ रहा है उसमें और कंसंट्रेशन भी आ रहा है, इन्हीं से मिलकर बनेगा इसका क्या? मात्रा। ठीक है, मात्रक इसका उन्हीं से बनेगा। तो इसका अगर यूनिट के बारे में बात करें हम लोग, तो यूनिट इक्वल टू हो जाएंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही क्या होंगे? यूनिट होंगे। मतलब जब भी हमारा अगर रेट निकालते हैं किसी रिएक्शन का, तो उस रिएक्शन का रेट निकालने के बाद यूनिट हम लोग यही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मोलरिटी भी प्रेजेंट है और टाइम भी प्रेजेंट है। मोलरिटी को एक कंसंट्रेशन कहा जा रहा है, मतलब सांद्रण कहा जा रहा है। तो सांद्रण जब प्रेजेंट है तो सांद्रण आप लोग जानते होंगे कि उसका मात्रा क्या होता है? मात्रा क्या होता होगा? मोल पर लीटर। अब यहाँ पे टाइम हमारा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है? सेकेंड। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। अब सुनिए, हमारा जो अभिक्रिया के वेग है वो बोल रहा है यही, किस दिए गए समय अंतराल में अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन ही हमारा अभिक्रिया का वेग है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेग बराबर, वेग या स्मॉल आर लिख दीजिए, बराबर अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन बाई समय अंतराल। ठीक है, यही हमारा है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो वेग बराबर क्या आ गया? अभिकारक या प्रतिफल, दोनों में से किसी को, यानी कि दोनों को एक साथ लेकर नहीं डालना है। या अभिकारक रहेगा या प्रतिफल है, मतलब अलग अलग। तो अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन बाई समय अंतराल। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। चलिए देखिए, अब ये जो अभिक्रिया के वेग हैं इसके प्रकार भी हैं, इसके टाइप्स भी हैं। तो वो कौन कौन से हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो जो हमारा होगा, यहाँ पे लिख सकते हम लोग, अभिक्रिया के वेग के प्रकार। ठीक है, अभिक्रिया के वेग के प्रकार। तो पहला जो है हमारा वो है औसत वेग, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट। ठीक, पहला क्या है? औसत वेग, जिसको हम लोग एवरेज रेट भी बोलते हैं। तो देखिए औसत वेग क्या है? हमारा जो औसत वेग है उसमें होता ये है कि दो समय अंतराल के बीच में, दो समय अंतराल के बीच में प्रतिफल या अभिकारक, प्रतिफल या अभिकारक के सांद्रण के में परिवर्तन हो जाता है। मतलब उनका जो सांद्रण है, कंसंट्रेशन है, उसमें परिवर्तन, मतलब वो बदल जाता है। तो जब बदल जाता है तो वही हमारा औसत वेग है। लेकिन ये बदल रहा है कब? दो समय अंतराल के बीच में। ठीक है, दो समय अंतराल के बीच में ही ये बदलेगा, ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे भी।
दो समय अंतराल के बीच में अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन या उसका बदल जाता है सांद्रण, उसी को हम लोग बोलते हैं औसत वेग। क्लियर है? औसत वेग। तो इसको ग्राफ के अनुसार अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिएगा, एक कंसंट्रेशन ऑफ ए हम लोग मान लेते हैं, ये y है, ये x है, ठीक है। इधर हम लोग का जो होगा कंसंट्रेशन होगा, इधर हम लोग का टाइम होगा। क्लियर है? अब देखिए इस पॉइंट पर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ठीक, ये C1, ये T2, ये C2, ठीक है। तो यही ग्राफ बनेगा, औसत वेग का ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे ये क्या बोला था कि दो समय अंतराल के बीच में हमारा अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन हमारा क्या है, औसत वेग है, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन ए का हम लिए हैं यहाँ पे, तो ये हमारा प्रतिकारक हो, प्रतिफल भी हो सकता है, अभिकारक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पे रिएक्शन तो लिखे नहीं है, अभी क्रिया जब लिखे नहीं है तो ये कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, तो ग्राफ नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब लिखिए औसत वेग के बारे में लिखिए क्या है। देखिए औसत वेग कि दो समय अंतराल के बीच में अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन औसत वेग कहलाता है। ठीक, एक बार फिर से, दो समय अंतराल के बीच में अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन औसत वेग कहलाता है। क्लियर है? एक बार और सुन लीजिए, दो समय अंतराल के बीच में अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन औसत वेग कहलाता है। ठीक है, बात हो गया ये। अब देखिए जो औसत वेग है इसको हम लोग किससे हम लोग डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया के वेग को हम लोग किए हैं ना, आर से, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, तो इसको भी करेंगे, ये भी आर ही से होगा लेकिन सिर्फ उसके ऊपर बार आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे, इसे आर बार से दर्शाते हैं, आर बार से इसे दर्शाते हैं। ठीक, अब देखिए जो औसत वेग हमारा बात बोला है उसके अनुसार अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन 1 और 2 हमारा C1 से C2 हो गया सांद्रण इसका, और टाइम हमारा T1 से T2 हो गया। तो हम अगर इसको लिखें तो इस तरह से होगा, R बार बराबर C2 माइनस C1 बाई T2 माइनस T1। ये कहाँ से है, इस ग्राफ से दिख रहा है, उसी से यहाँ पे गया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, औसत वेग है, एवरेज रेट है, नोट कर लीजिएगा। अब सुनिए, जो हमारा औसत वेग है ये हमको सही रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू नहीं देता है। मतलब जो अभिक्रिया के वेग का मान है, उस अभिक्रिया के वेग का मान ये सही नहीं बताता हमको। मतलब कि फर्जीवाड़ा आदमी है, समझ में आ रहा है, ये गलती करके बताता है। मतलब बताएगा लेकिन उस तरह से एकदम एक्यूरेट जो होता है ना, एकदम सही सटीक एक पॉइंट पे बता दे तो वही सही, वो ये ऐसा काम नहीं करता। अरे बात इसके नाम से ही पता चल रहा है, औसत वेग। औसत वेग का काम क्या होता है, औसतन निकालना, 5-6 लोग सब जो भी हमारा सभी को मिला जुला के औसत निकाला। इसलिए होता है ना कि इसको हम लोग को एक्यूरेट निकालने के समय में इतना ज़्यादा वो
चेंजेज आ जाते हैं समय के अनुसार, जिसकी वजह से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज रेट निकाल लेते हैं। तो औसतन वेग हम लोग को क्या करता है, सही सही मान नहीं बताता है। क्लियर है, किसका, अभिक्रिया के वेग का। तो इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। औसत वेग, औसत वेग औसत वेग अभिक्रिया के वेग का सही मान नहीं देता है। औसत वेग अभिक्रिया के वेग का सही मान नहीं देता है। ठीक है, औसत वेग अभिक्रिया के वेग का सही मान नहीं देता है। क्लियर है, तो क्या होगा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग कि औसत वेग कैसे काम करेगा। औसत वेग इसको मिटा दे रहे हैं, नोट कर लेंगे आपको। यहाँ पे अभी हम लोग का चल रहा है औसत वेग। देखिए औसत वेग है, हम यहाँ पे रिएक्शन ले लेते हैं ए से बी। ठीक, हमारा ए था और ए से ये बी में बदल गया। तो बात यहाँ पे कहेगा कि आप हमको इस ए का वेग बताइए। इस ए का क्या बताइए, वेग। मतलब इस अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ इस ए का वेग पूछ रहा है, दोनों का नहीं पूछ रहा, क्योंकि ये अभिकारक और ये प्रतिफल हो गया। तो बार बार कह रहा है, हर इसमें भी बोला है और इसमें भी बोला है कि जो सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है वो अभिकारक या फिर प्रतिफल, तो दोनों को तो एक साथ नहीं पारा पारी। तो इसके बारे में पूछ रहा है सिर्फ। इसके बारे में जब पूछेगा तो हम अगर मान लें, यहाँ पे लिखे कि माना कि T1 टाइम पर ए की सांद्रण, ए का सांद्रण A1 है। ठीक है, क्या है, A1। उसी तरह से मान लें कि T2 टाइम पर ए का सांद्रण A2 है। ठीक है, हम माने हैं कि इस अभिक्रिया में ए का हमको निकालना है। ठीक, अभिकारक का। तो T1 टाइम पे हम मान लेंगे कि ए का सांद्रण क्या होगा, A1 होगा, और T2 टाइम पे क्या होगा, ए का सांद्रण A2 होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका रेट हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे। तो रेट हम लोग जानते हैं क्या होता है, आर बार इक्वल टू, लिखे है ना कि कंसंट्रेशन हमारा मतलब C2 माइनस C1 लिखे थे हम लोग। तो C2 क्या था, जो समय दूसरे समय पे बदल रहा है, ठीक ना, वही है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा A2 सांद्रण ऑफ A2 माइनस सांद्रण ऑफ A1 बाई हमारा यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस T1, ये होगा। ठीक, अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल कर देंगे। देखिए सिंपल कैसे बनेगा इसी को। तो हमारा जो है वो क्या कर, आर बार इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल्टा टी। ठीक, देखिए यही चीज ये है, ये वाला सेम यही है। तो रेट हमारा जो है, औसतन रेट, औसत वेग हमारा क्या है, डेल्टा ए, डेल्टा सांद्रण ए। तो कंसंट्रेशन ए है, तो ए क्यों लिखे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है, ये जो A1 और A2 है ये किसका सांद्रण है, ए का ही ना है, ए का सांद्रण है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे समय के अनुसार ये चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंजेज हो रहे हैं मतलब बदल रहे हैं, उसी को हम सिंपल में लिख दिए। मतलब यहाँ पे डेल्टा और ए लिखा हुआ है, सांद्रण है, मतलब ये हो रहा है कि इसको हम लोग इस तरह से भी तोड़ के लिख सकते हैं। मतलब इसका अंतराल भी हमारे यहाँ पे है और डेल्टा टी हमारा टाइम है। अब बात आता है कि यहाँ पे माइनस क्यों लग गया, ये माइनस क्यों है। तो देखिए माइनस हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे कि मान लें हम यहाँ पे ए से बी बना रहा है, तो T1 टाइम पे इस ए का वैल्यू 6 है और इसका 0, और इसका T2 टाइम पे हो गया 3 और इसका हो गया 3।
ठीक, T2 टाइम पे इसका क्या हो गया 3 और इसका भी 3। तो देखिए अब इसका जो हम लोग रेट निकालना है ये इसी तरह निकालेंगे। तो जब हम सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक, अभिकारक के बारे में, तो जब करेंगे तो आर बार बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे A2 है, तो A2 तो ये ना है जी हमारा, A2 क्या है T2 टाइम पे चेंज हो रहा है, ठीक है ना, T2 टाइम पर A2, तो हमारा ये है A2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 माइनस T1 टाइम पे 6, मतलब A1 हमारा क्या है T1 टाइम, तो यही ना A1 है, तो T1 टाइम पे तो 6 है, अब बाई टाइम हमारा क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 होगा। तो अब इसको देखिए आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो आर बार बराबर क्या आ जाएगा -3 बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा, आएगा ना, 6 में से 3 गया -3 है बाई ये टाइम हमारा जो चेंजेस हो रहा है, टाइम नहीं किया इसीलिए हम लोग डेल्टा टी लिखे। तो अब बताइए यहाँ पे -3 दिख रहा है, तो -3 कैसे आ जाए, यहाँ से आ जाए, है ना। तो पहले हमारा स्टार्टिंग में तो ए का अभिकारक में स्टार्टिंग में तो उसका सांद्रण ज़्यादा होगा, लेकिन समय बीतेगा तो कम हो जाएगा, तो हमारा जो ज़्यादा होगा तो माइनस में इसीलिए रहेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अभिकारक होगा, तो अभिकारक में अगर हम लोग रेट निकालते हैं, वेग निकाल रहे हैं, तो उसमें माइनस लगेगा, ठीक है, अब माइनस होगा, यहाँ पे माइनस अगर आता है तो ये भी पता चल जाना चाहिए कि वो रेट जो है वो किसका है, अभिकारक का है, ठीक है, अभिकारक का। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब देखिए यही था हमारा ए से बी, अब हम इसके लिए ले लेते हैं, किसके लिए, प्रतिफल के लिए, प्रतिफल के लिए, ठीक है, बी के लिए अब बात कर रहे हैं। बी के लिए जब लेंगे तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से मान लेंगे, माना कि T1 टाइम पर बी की सांद्रण क्या हो जाएगा बराबर B1, ठीक है, ले लिए। उसी तरह से हम मान लेते हैं T2 टाइम पर बी की सांद्रण, तो B2 हो गया, तो ये T1 टाइम पर B1 था इसका, और T2 टाइम पर B2 हो गया, ठीक है, T1 टाइम पर B1 और T2 टाइम पर B2 हो गया। तो अब इसका हम लोग को पूछ रहा है कि वेग बताइए, तो वही चीज यूज करेंगे, आर बार बराबर सांद्रण ऑफ बी माइनस B2 माइनस सांद्रण ऑफ B1 बटा में T2 माइनस T1, ठीक है। अब इसी को फिर शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं हम लोग, तो आर बार बराबर प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। अब बात उठेगा कि यहाँ पे प्लस कैसे हो गया, ये प्लस क्यू है, ठीक, ये प्लस डेल्टा बी क्यू लिखाया है कंप्यूटर। तो देखिए इसके बारे में बात जान कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखे थे कि ए से बी बना रहा है, ये 6 था और ये 0 था, ये 3 था, ये भी 3 था, ये T1 टाइम पे, ये T2 टाइम पे था ना। तो उस वक्त इसके बारे में बात हुआ था, अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, बी के बारे में, यही ना हमारा प्रतिफल है, प्रतिफल यही है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए T1 टाइम, तो T1 टाइम पे हमारा B1 है ना, और T2 टाइम, तो T2 टाइम पे B2 है, तो B2 यही ना हुआ, B1 ही हुआ, तो B1 और B2 मिल गया हमको। तो अब देखिए B1 0 है, B2 3 है, तो हम अगर फॉर्मूला लगा दें आर बार इक्वल टू, तो ये क्या होगा B2 माइनस B1 बाई T2 माइनस T1 होगा, ठीक। तो अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो आर बार बराबर हो जाएगा 3 बाई डेल्टा टी, क्लियर है, आ गया, यहाँ पे प्लस
क्योंकि ये देखिए ये 3 में से 0 गया तो 3 रहेगा, तो इसका आगे प्लस लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते ना, लेकिन यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए जरूरी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर प्लस साइन है तो वो प्रतिफल के बारे में बात कर रहा है, ठीक, मतलब वो वेग क्या है, प्रतिफल के बारे में बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर आप भी अगर निकाल रहे हैं, वेग निकाल रहे हैं, तो प्रतिफल के लिए यहाँ पे प्लस ही साइन यूज कीजिएगा। अगर अभी कारक का निकाल रहे हैं तो माइनस। क्लियर है? तो वो कैसे आएगा माइनस और प्लस, आप लोग का क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, ये वाला, इस पे एक पॉइंट बनता है, लिखिए। ठीक है, अभी क्रिया के वेग में, अभी क्रिया के वेग में निगेटिव साइन माइनस, ये वाला ऐसे लिख लीजिएगा, निगेटिव, ठीक, निगेटिव साइन अभी कारक के लिए, निगेटिव साइन अभी कारक के लिए आप पॉजिटिव साइन यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, पॉजिटिव साइन प्रतिफल के लिए, ठीक। अभी क्रिया के वेग में निगेटिव साइन अभी कारक के लिए, पॉजिटिव साइन प्रतिफल के लिए। क्लियर है? लिख लिया आप लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। निकालने आ गया प्रतिफल के लिए ऐसे, और अभी कारक के लिए भी हम लोग इसी तरह से जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कंसंट्रेशन किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। देखिए पहला था हमारा औसत वेग, दूसरा आप लोग हम लोग जानते हैं, दूसरा हम लोग का जो है तात्क्षणिक वेग, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टैंटेनियस रेट। ठीक है, इंस्टैंटेनियस रेट। देखिए इसमें क्या होता है, तात्क्षणिक वेग में क्या होता है, जो तात्क्षणिक वेग है इसमें हमारा एक विशेष समय अंतराल होता है, ठीक, एक विशेष समय अंतराल, मतलब फिक्स्ड या पर्टिकुलर बोला जा सकता है। तो एक विशेष समय अंतराल पर अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन तात्क्षणिक वेग हो जाता है। मतलब उस समय पर, ठीक, हमारा अभिकारक या प्रतिफल, इन दोनों में से किसी का भी सांद्रण क्या हो रहा है, बदल रहा है। जब बदल रहा है तो यही तात्क्षणिक वेग हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमारा औसत वेग में क्या हो रहा है कि दो समय अंतराल के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है कि एक विशेष समय अंतराल पे ही। क्लियर है? तो हमारा ये क्या हो गया, इसको नोट कीजिएगा, लिखिएगा कि एक विशेष समय अंतराल पर, एक विशेष समय अंतराल पर अभिकारक या प्रतिफल, एक विशेष समय अंतराल पर अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन, के सांद्रण में परिवर्तन तात्क्षणिक वेग कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्लियर है? एक बार फिर से, एक विशेष समय अंतराल पर, एक विशेष समय अंतराल पर अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्लियर है? तो देखिए ये हमारा क्या कर रहा है, एक समय हमारा जो है वो एक पर्टिकुलर समय दे दिया, इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा।
देखिए ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारा टाइम है, वही रहेगा टाइम कंसंट्रेशन। तो ये हमारा स्लोप है, इस स्लोप पे ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ई पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, ये स्लोप पे हमारा क्या हो रहा है, ये टेंजेंट टच कर रहा है। तो ये टच कर रहा है, तो इसी पॉइंट पे क्या होता है हमारा तात्क्षणिक वेग होगा, ठीक है, यहीं पे हमारा मिल जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे मिल रहा है, तात्क्षणिक वेग हमारा क्या कर रहा था कि एक विशेष समय अंतराल पे, एक विशेष समय अंतराल पे हमारा जो अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन ये हमारा क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यही जो टेंजेंट है ना, ये जो डॉट डॉट वाला इधर लंबा सा, ये इस ग्राफ को टच करेगा, जहाँ पे उसी पॉइंट पे हमारा क्या मिल जाएगा, तात्क्षणिक वेग मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसका भी हम लोग जो डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग, इसे हम लोग स्मॉल आर से दर्शाते हैं, इसको भी हम लोग स्मॉल आर से ही दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जो एवरेज रेट पढ़े थे, औसत वेग, तो उस औसत वेग में क्या जाने थे कि वो हम लोग को सही मान नहीं दे रहा था, सही वैल्यू नहीं दे रहा था, अभिक्रिया के वेग का सही वैल्यू दे रहा था, नहीं दे रहा था। लेकिन ये जो तात्क्षणिक वेग है ना, ये हम लोग को सही मान दे देता है, मतलब ये सही तरीके से हम लोग को वैल्यू उसका दे देता है। मतलब अभिक्रिया के वेग का जो वैल्यू हमको चाहिए वो हमको ये दे देता है। अरे भाई क्या क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे कर रहा है ना जी, है एक विशेष समय अंतराल पे बोला। तो देखिए ये यहाँ पे दिखा रहा है, जब इस पॉइंट पे दिखा रहा है तो उसी पॉइंट पे तो हमको मिल गया कि अभिक्रिया का वेग क्या है, मिला ना। तो वही चीज कर रहा था, तात्क्षणिक वेग जो है ना हम लोग को ये सही मान दे देता है, ये सही वैल्यू हम लोग को दे देता है अभिक्रिया के वेग का। क्लियर है? तो लिखिएगा नीचे में पॉइंट में, अभिक्रिया के वेग, नहीं ऐसे नहीं, तात्क्षणिक वेग अभिक्रिया के वेग का, तात्क्षणिक वेग अभिक्रिया के वेग का सही मान देता है, सही मान देता है। क्या बोले? तात्क्षणिक वेग अभिक्रिया के वेग का सही मान देता है। क्लियर है? ठीक, चलिए तो अब इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस जो रेट है हमारा, इसको हम लोग अगर जैसे उसको हम लोग रिप्रेजेंट किया ना, वैसे इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर ये ए से बी बन रहा है प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना, इसको बताना है। तो इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं कि अगर फॉर रिएक्टेंट अभिकारक के लिए, अभिकारक के लिए, ठीक है, अभिकारक के लिए अगर बात करें तो R इक्वल टू, ये A है ना, तो इसी को हम लोग लेंगे dA बाई dt, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो लिखने का जरूरत भी नहीं होती ना बार बार। और दूसरा जो है हम लोग का, अगर प्रतिफल के, ठीक, तो प्रतिफल के लिए अगर देखें तो ये होगा R बाई बराबर डी बी बाई डी टी, यहाँ पे प्लस का साइन, ठीक है। अब ये प्लस कैसा है, माइनस कैसे है, पहले हम लोग लिख चुके हैं, जान चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए से बी हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो ए के लिए अगर बात करें तो माइनस डी ए बाई टी डी टी, और यहाँ पे प्लस डी बी बाई डी टी। तो ये डी क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ही पॉइंट पे, मतलब एक विशेष समय अंतराल पे ही हमको ये क्या दे रहा है, अभिक्रिया का वेग हमको दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं ले रहा है, ज़्यादा समय का गैपिंग नहीं है, थोड़े से ही समय अंतराल पर हमको पता चल जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
ठीक है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग अभिक्रिया का वेग हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जाने दो टाइप का होता है। अब इस अभिक्रिया का वेग जो था हम लोग का, ये किसके बेसिस पे था? सांद्रण पे था ना, सांद्रण ही ना हम लोग देख रहे थे, सांद्रण बदल रहा था, सांद्रण घट रहा है, ठीक है, जो भी है। लेकिन अगर कोई हमारा गैस है, उस गैस का दे दिया प्रेशर, मतलब दाब दे दिया, आंशिक दाब दे दिया, तो उस पर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए बात यहाँ पे क्या आ जा रहा है हम लोग का, आंशिक दाब के आधार पर अभिक्रिया का वेग निकालेंगे, लेकिन किसके? आंशिक दाब के आधार पे। देखिए आंशिक दाब के आधार पर, देखिए ये कैसे निकलेगा। पहले हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं। PV इक्वल टू nRT हम लोग जानते हैं, तो इससे हम लोग का ये निकल सकता है ना, PV इक्वल टू N/V RT होगा। V को हम इधर भेज दें नीचे, ठीक। अब ये जो हमारा N/V है, इस N/V को पहचानते हैं आप लोग? तो क्या है? कंसंट्रेशन है, मतलब मोलारिटी। ये इसमें बदल जाएगा, P इक्वल टू CRT। इसको हम क्या कर दिए? C में बदल दिए। आप लोग को ये सॉल्यूशन में मिला भी होगा, भेंट भी हुआ होगा। तो देखिए सॉल्यूशन विद गैसेज स्टेट, तो P इक्वल टू CRT है। तो यहाँ से हम लोग को रिलेशन जो मिला है वो ये मिला है कि P जो है वो क्या है? C के सीधा सीधा है, मतलब C हमारा बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा, C घटेगा तो P भी घटेगा। यहाँ पे इन दोनों के बीच में सीधा सीधा रिलेशन आ गया। तो हम लोग जो अभिक्रिया का वेग पढ़ रहे थे वो इसी के बेसिस पे ना पढ़ रहे थे, C के बेसिस पे पढ़ रहे थे, C के आधार पे हम लोग पढ़ रहे थे अभिक्रिया का वेग, उसी पे हम लोग निकाल रहे थे, मतलब इसी के ऊपर हम लोग इसका वेग निकाल दे रहे थे। लेकिन अगर हम लोग का प्रेशर देता है उस गैस में, तो उस प्रेशर के आधार पर हम लोग निकालेंगे कैसे? तो जो चीज़ है वही है, सेम रहेगा, लेकिन खाली यहाँ पे जो हमारा सांद्रण है उसके जगह पे आंशिक दाब हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए होगा ये कि दिए गए, सुनिएगा, दिए गए समय अंतराल में हम लोग को उसी तरह समय अंतराल हम लोग का रहेगा ही, लेकिन अब जो हमारा अभिकारक और प्रतिफल है उनको सांद्रण ना देके आंशिक दाब दे दिया है। तो आंशिक दाब दे दिया, अब उस आंशिक दाब का घटने या बढ़ने से, मतलब कोई घटेगा कोई बढ़ेगा, तो उसी के बदलने से हमारा जो आएगा वो अभिक्रिया का वेग होगा। ठीक है, समय अंतराल में ही हमारा जो दिया हुआ समय अंतराल है, उस समय अंतराल में ही उसके जो आंशिक दाब है वो घटेंगे या बढ़ेंगे या परिवर्तन या बदल जाता है, तो उसी को हम लोग अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। ठीक है, अभिक्रिया का वेग है, लेकिन किसके आधार पे हो गया? आंशिक दाब के आधार पे हो गया। क्लियर है? तो नोट करिएगा, आंशिक दाब के आधार पे उसको नोट करिएगा। ठीक है, दिए गए समय अंतराल में अभिकारक या प्रतिफल, अभिकारक या प्रतिफल के आंशिक दाब में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक, एक बार फिर से, दिए गए समय अंतराल में अभिकारक या प्रतिफल के आंशिक दाब में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। क्लियर है? तो हमारा आंशिक दाब के आधार पे अभिक्रिया का वेग भी वही है, सेम टू सेम जो हमारा सांद्रण पे था, लेकिन सांद्रण हटा के खाली क्या लग गया है? आंशिक दाब लग गया। क्लियर है? ठीक है, तो नोट हो गया होगा। देखिए आगे, तो अगर हमको निकालना है, जैसे कि ये A से B बना दिया और इनका गैस है, ये दोनों गैस है, ठीक। तो इसका हमको पूछ रहा है कि आंशिक दाब या प्रेशर दे दिया, इसका प्रेशर दे दिया, पूछ रहा है हमको कि अभिक्रिया का वेग बताइए। तो अभिक्रिया का वेग पूछ रहा है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है भाई, वही करना है R इक्वल टू यहाँ पे खाली dP/dt हो जाएगा। dP हमारा क्या है? dP मतलब प्रेशर हमारा किसी का भी, अगर रिएक्टेंट का टर्म में पूछेगा, इसके अभिकारक
फॉर्म में पूछेगा इसके आधार पे या इसका पूछेगा, तो हम लोग यहाँ पे प्रेशर इसी का पुट कर देंगे। ठीक, इसी का प्रेशर यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ पे टाइम रहेगा। क्लियर है? इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसका निकाल सकते हैं। अब यूनिट का बात करें तो यहाँ पे क्या कहलाता है, प्रेशर के फॉर्म में दिया है, आंशिक दाब के आधार पे दिया है, तो इसका अगर हम लोग यूनिट का पूछे है तो यूनिट हम लोग का ये होगा, यूनिट एटीएम पर सेकंड, एटीएम पर सेकंड, ये इसका यूनिट होगा। क्लियर है? तो ये यूनिट आंशिक दाब के आधार पे होगा। क्लियर है ना? प्रेशर अगर दिया रहेगा तब ये यूनिट लगाना पड़ेगा, रेट निकालने के बाद ये यूनिट हम लोग लगाएंगे। क्लियर है? तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग इससे आगे। इसी के जो हमारा क्वेश्चन है, रिएक्शन है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना? अब उनका हम लोग रेट रिप्रेजेंट करके निकालेंगे। ठीक है? थैंक यू।